सभी सर्जक मित्रों और सर्जना प्रेमी बंधुओं को सादर नमस्कार। आप लोगों का प्रेम हमें लगातार मिल रहा है और हम आपके स्नेह से ऊर्जा लेकर हर बार कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज हम सबके प्रिय लेखक और संपादक राजेंद्र यादव जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। राजेंद्र यादव जी जैसे लोग बिछुड़कर भी बिछोड़ते नहीं, वे हमेशा हमारी यादों में बसे होते हैं, अपने शब्दों में धड़कते होते हैं। आप जानते हैं कि इसी माह में पिछले वर्ष अक्टूबर 2020 में हमने राजेंद्र यादव जी पर एक स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया था। स्मृति एकाग्र श्रृंखला के नाम से, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों ने अपनी शिरकत की थी। उनके नाम मैं एक बार पुनः दोहरा लूं, क्योंकि आज का दिन कुछ ऐसा ही है। राधेश्याम तिवारी जी, महेश दर्पण, प्रियदर्शन, मृदुला गर्ग, जया जादवानी, मैत्रेयी पुष्पा, रचना यादव, संजय सहाय और सुधा अरोड़ा जी। मित्रों, अक्टूबर माह निर्मल वर्मा जी का भी स्मृति माह है। उस पर भी हमने पिछले वर्ष इतने ही कार्यक्रम किए थे, जिसमें तमाम लोग आए थे। अभी निर्मल वर्मा जी की पुण्यतिथि पर हमने कथादेश के विशेषांक पर चर्चा की और इसके माध्यम से निर्मल जी को याद किया। और आज हम राजेंद्र यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम अभिषेक कश्यप जी की संस्मरणात्मक पुस्तक गॉड फादर पर चर्चा कर रहे हैं। यह पुस्तक 2020 में प्रकाशित हुई और अब इसका दूसरा संस्करण भी आ गया है। गॉड फादर यादों की एल्बम में राजेंद्र यादव। हमारे मित्र, हमारे दोस्त अभिषेक कश्यप जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और अभिषेक जी अभी वापस जुड़ेंगे, उन्हें कुछ दिक्कत आ रही है। मित्रों, इस पुस्तक पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मित्र कवि आलोचक अनिल अनलहातू जी उपस्थित हैं। मैं उनका इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिषेक जी को हम पुनः जोड़ रहे हैं। अभिषेक जी अपने कैमरे को सीधा कर लें, आपकी तस्वीर। जी, शुक्रिया। ये ठीक है? जी जी जी, कार्यक्रम शुरू है। जी जी मित्रों, जैसे कि मैंने चर्चा की कि गॉड फादर, यह जो पुस्तक है, इस पर आज परिचर्चा का आयोजन हो रहा है और इसमें हमारे साथीगण आज अपना वक्तव्य देंगे। स्वयं संस्मरणकार अभिषेक कश्यप जी और कवि आलोचक अनिल अनलहातू जी। अनिल जी को किसी खास काम से आज कहीं और भी उपस्थित होना है, तो मैं सर्वप्रथम उनसे अनुरोध करता हूं कि इस पुस्तक पर अपनी बात रखें। अनिल अनलहातू जी। जी अनिल जी, आवाज आ रही है?
हाँ, अभी आ रही है। जी, धन्यवाद भाई। सर्वप्रथम मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा भाई अभिषेक कश्यप का, जिन्होंने इस आभासी मंच पर मुझे आमंत्रित किया। आभार भाई अर्पण कुमार का भी। और उन्हें कोटिशः बधाई और शुभकामनाएं जनसुलभ पुस्तकालय के इस आभासी मंच को पिछले 1 वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और तब से जब जयपुर में वह भी पदस्थापित थे और मैं भी पदस्थापित था, और उन दिनों हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप रविवार्ता शुरू की थी। जी जी बिल्कुल जी। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जयपुर के स्थानीय सभी साहित्यकारों को जोड़ा था और हम लोग हर रविवार को किसी एक साहित्यकार की किसी एक कृति पर का वाचन करते थे और उस पर चर्चा करते थे। वह कार्यक्रम वहाँ काफी लोकप्रिय हुआ था और वह व्हाट्सएप ग्रुप अब भी चालू है। अर्पण भाई उसको अब भी बनाए हुए हैं, अभी भी उस पर हमेशा मैं देखता हूँ कोई नई खबर आती रहती है। और जब उनकी पोस्टिंग बिलासपुर में हुई तो संयोग बस मैं भी कुछ अपने ऑफिशियल कार्यों से बिलासपुर मेरा आना जाना होता रहा, तो वहां भी मेरी इनसे मुलाकात हुई और यह मुलाकात और बातचीत का सिलसिला हम लोग का बना रहा। तो भाई मैंने देखा है अर्पण भाई को उनके कार्यालय में भी, और उनकी कार्यालयीन व्यस्तता को भी मैं जानता हूं। बावजूद उसके मैं चकित रह जाता हूं उनकी अक्षय ऊर्जा और अनथक श्रम से। जिस तरह से ऑफिस, घर और परिवार को यथोचित समय देने के बाद भी जिस ढंग से वे साहित्य, संस्कृति और कला के संरक्षण संवर्धन के लिए समय निकाल लेते हैं, वह श्लाघनीय है, वरेण्य है, स्तुत्य है। मैं एक बार पुनः अर्पण भाई का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आभार भाई, आप इसी तरह इसी ऊर्जा के साथ अपने कार्य में लगे रहें। आज जैसा कि हम सबको विदित ही है कि हिंदी के प्रख्यात कहानीकार, उपन्यासकार, विचारक, विवाद और विनोद प्रिय संपादक श्री राजेंद्र यादव जी की पुण्यतिथि है। साहित्यकारों और खासकर राजेंद्र जी जैसे प्रसिद्ध और लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार की पुण्यतिथि अगर स्मरण दिवस के रूप में मनाएं तो यह ज्यादा मुफीद होगा। जरूरी है कि हम उन्हें याद करें एक कहानीकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक संपादक के रूप में और सबसे ज्यादा एक मनुष्य के रूप में। पुण्यतिथि तो हम उनका मनाते हैं जिनको मनुष्य से हटाकर देवता बना देने की धृष्टता करते हैं, उसे मनुष्य नहीं रहने देते, उसकी मूर्ति बनाकर उसकी मनुष्यता का लोप कर देते हैं। शायद यही कारण है कि अभिषेक जी ने अपनी किताब के समर्पण पृष्ठ पर ही लिखा है, राजेंद्र यादव, यह पुस्तक उन्होंने उनको समर्पित की है इन शब्दों में। राजेंद्र यादव को जो देवता नहीं थे और उस दौर के तमाम दोस्तों को। तो पहली उल्लेखनीय बात इस पुस्तक की यह है कि यह पुस्तक भूत परस्ती और मूर्ति पूजा की लद्दड़ता से मुक्त रहते हुए राजेंद्र यादव को एक मनुष्य के रूप में देखने, समझने और परखने का आग्रह लेकर आती है। खुद राजेंद्र यादव भी, जैसा इस पुस्तक की भूमिका में अजित राय ने लिखा है कि वे इस बात के खिलाफ थे। अजित राय ने इसी पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि वे इस बात के खिलाफ थे कि हम मनुष्य के मरने के बाद उसे देवता बना दें। इसलिए जाहिर है कि वे भी देवता नहीं थे, न हम उन्हें देवता के रूप में याद
कर रहे हैं या करना चाहिए। यह अनायास नहीं है कि अभिषेक जी की इस पुस्तक के एक अध्याय का शीर्षक ही है वे देवता नहीं है। इस अध्याय में राजेंद्र यादव और कमलेश्वर के लव एंड हेट रिलेशनशिप की चर्चा है। दोनों की प्रतिस्पर्धा जगजाहिर थी, लेकिन तमाम मतभेदों के बाद भी वे एक दूसरे की रचनात्मकता का पूरा सम्मान करते थे। कमलेश्वर के अंतिम संस्कार के वक्त खबरिया चैनलों के रिपोर्टरों ने जब राजेंद्र जी को घेरा तो खुद को बहुत जब्त करने के बावजूद भी कभी हम प्याला हम निवाला रहे अपने दोस्त को याद कर राजेंद्र जी भावुक हो उठे। उनका गला रूंध गया, लेकिन इसके बावजूद कमलेश्वर पर लिखे अपने स्मृति लेख में, जो हंस के मार्च 2007 के संपादकीय में के रूप में गया, तो उस आलेख में राजेंद्र जी ने उनको केवल देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रसिद्ध लेखक के साथ साथ मनुष्य के रूप में उसकी तमाम कमियों और कमजोरियों के साथ याद किया है। शायद यही कारण रहा होगा कि राजेंद्र जी ने अपने संस्मरणों और आत्म संस्मरणों की किताब का नाम ही रखा है वे देवता नहीं है, जिसमें उन्होंने कमलेश्वर के साथ साथ रामविलास शर्मा, अज्ञे यशपाल, मोहन राकेश, सलेश मटियानी, सानी, धर्मवीर भारती, निर्मला जैन आदि साहित्यकारों पर अपने बेबाक संस्मरण लिखे हैं। यही नहीं, इस पुस्तक में आत्म संस्मरणों के जरिए एक व्यक्ति और लेखक के रूप में राजेंद्र जी ने अपनी कमियों और कमजोरियों का भी उसी तरह बेबाक विश्लेषण किया है। इसलिए अगर हम आज राजेंद्र जी को उनकी तमाम कमियों कमजोरियों से मुक्त एक देवता के रूप में महिमा मंडित करें, जैसा कि अभिषेक जी ने अपनी किताब में लिखा है, तो यह किसी और के प्रति नहीं, खुद राजेंद्र जी के प्रति अक्षम्य अपराध होगा। इसीलिए इस पुस्तक का शीर्षक गॉडफादर यादों के एल्बम में राजेंद्र यादव है, क्योंकि इस पुस्तक में राजेंद्र जी को देवता के रूप में प्रतिष्ठित न कर गॉडफादर के रूप में देखा गया है। एक ऐसे गॉडफादर के रूप में जिसने देश के किसी भी कोने अंतरे से आए सैकड़ों युवा, नवोदित और अज्ञात कुलशील लेखकों की शुरुआती रचनाएं हंस में छापकर न केवल उनकी रचनात्मक प्रतिभा को रेखांकित किया, बल्कि उन्हें एक अखिल भारतीय पहचान और चमत्कारिक रूप से साहित्यिक यश भी प्रदान किया। यह अभिषेक जी की पुस्तक की ही पंक्तियां हैं। अभिषेक जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि विवाद प्रियता, बिंदास बोल व्यवहार, हिंदी की बहुप्रतिष्ठित बहुप्रसारित साहित्यिक पत्रिका हंस की संपादकी, सबने मिलकर उनकी गॉड फादर वाली छवि का एक जबरदस्त फिनोमेना रच दिया था। लेकिन इन सबसे आगे वे व्यवहार में भी कईयों के लिए गॉड फादर साबित हुए। कहना न होगा कि आज के जाने माने सांस्कृतिक पत्रकार, रंगमंच और सिने समीक्षक अजीत राय को अजीत राय बनाने में राजेंद्र यादव जी की और हंस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सांस्कृतिक पत्रकार के रूप में अजय राय की शुरुआत राजेंद्र जी के सानिध्य में हंस पत्रिका से ही हुई है। 15 वर्षों तक हंस के सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में अजीत राय ने साहित्य, रंगमंच और संस्कृति की दुनिया को समझा, जाना और परखा। राजेंद्र यादव पर लिखे अपने संस्मरण में अजीत राय इसे बड़ी उदारता से स्वीकार भी करते हैं कि यदि राजेंद्र यादव जी का प्रोत्साहन और साथ
नहीं मिला होता तो हम सब कहीं के खो गए होते। यह उद्गार सिर्फ अजीत राय के ही नहीं है या के ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि कईयों के हैं और बहुतों के हैं। वे आगे कहते हैं कि ऐसे वृतांत उन सैकड़े लोगों के पास होंगे जिन्हें राजेंद्र जी की सरपरस्ती मिली। हिंदी में अब ऐसी जगह नहीं बची जहां कोई अज्ञात कुलशील बिना पूर्व सूचना के जा पहुंचे और एक गिलास जल और एक कप चाय से उसका स्वागत किया जाए। ये राजेंद्र यादव जी के पास अराजकता की हद तक का एक डेमोक्रेटिक स्पेस था, एक बराबरी का रिश्ता जो वे नई पीढ़ी के हर व्यक्ति से बरतते थे। उनके पास कोई ओढ़ी हुई सनोबरी या अभिजात्य नहीं था, हिपोक्रेसी नहीं थी, कोई बाह्याडंबर या नकली अभिजनवादी सोच भी नहीं थी। हिंदी साहित्य के विख्यात, प्रख्यात, प्रसिद्ध नामधारियों के लिए जहां वैचारिक लोकतंत्र सिर्फ लिखने और बोलने तक सीमित रहा है, वहीं राजेंद्र जी ने इसे पूरी निष्ठा के साथ अपने व्यवहार में अपनाया है। दरियागंज स्थित हंस कार्यालय में जमने वाली गोष्ठियों में देश के किसी सुदूर कोने से पधारे किसी भी नौसिखुआ लेखक, पत्रकार एवं पाठक से राजेंद्र जी एकदम बराबरी के स्तर पर वाद संवाद करते थे। हंस की अंतरंग गोष्ठियों में न वरिष्ठ कनिष्ठ का भेदभाव होता था और विख्यात, प्रख्यात, प्रसिद्ध या मूर्धन्य होने के आतंक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अभिषेक जी ने इस पुस्तक में सही ही लिखा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद विवाद संवाद की तमाम संभावनाओं से परिपूर्ण जीवंत साहित्यिक दरबार था राजेंद्र जी का दरियागंज स्थित हंस कार्यालय। यह वाकई हिंदी साहित्य का दिल्ली दरबार ही था। शायद इसी वजह से राजेंद्र जी अपने पीछे एक गहरा शून्य छोड़ गए हैं जिसकी भरपाई संभव नहीं। यह कारण नहीं है कि अभिषेक कश्यप ने इस पुस्तक का नाम, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, गॉडफादर यादव की एल्बम में राजेंद्र यादव रखा है। इनफैक्ट यह पूरी पुस्तक ही अध्याय दर अध्याय राजेंद्र जी के व्यक्तित्व को अलग अलग कोणों से लिए गए फोटोज ही तो हैं। इन्हीं अर्थों में यह राजेंद्र जी की यादों का एक फोटो एल्बम है। जैसे फ्रेम दर फ्रेम, फोटो दर फोटो यादव जी के न सिर्फ एक साहित्यकार, संपादक, बल्कि एक मनुष्य के रूप में भी शब्दों में उकेरी गई छवियां हैं। इसलिए जैसा मैंने पहले भी कहा है कि यह पुस्तक एक प्रकार से राजेंद्र जी को स्मरणांजलि है। यह संस्मरण कम है, स्मरणांजलि अधिक है। लेखक उनकी यादों में डूबकर उनके साथ बिताए पलों को फिर से जीता हुआ राजेंद्र जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण बन पड़ा है कि लेखक ने राजेंद्र जी से अपने परिचय और संबंधों की यात्रा तो की ही है, साथ ही उसकी अपनी साहित्यिक यात्रा भी, उसके कहानीकार बनने की राह भी कहीं इसी के समानांतर चल रही होती है। प्रस्तुत पुस्तक में अभिषेक कश्यप ने राजेंद्र यादव से अपनी पहली मुलाकात से चल निकले सिलसिले को तो रखा ही है, साथ ही साथ एक कहानीकार और पत्रकार के रूप में अपने बनने और स्थापित होने की अपनी यात्रा भी लिखी है। और यहाँ हम यह भी देखते हैं कि राजेंद्र यादव किस तरह एक उदीयमान नवोदित कथाकार को गढ़ते हैं, उसे एक शेप देते हैं। तो यह पुस्तक राजेंद्र यादव के संस्मरण के साथ साथ लेखक का आत्म संस्मरण भी है। बल्कि यह कहना चाहिए कि 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में दिल्ली के साहित्यिक
मिजाज और समाज का यथातथ्य डॉक्यूमेंटेशन है। इस पुस्तक में लेखक ने उस समूचे दौर को फिर से जिया है और उस जिए हुए को ही कलमबद्ध कर दिया है। इसलिए उत्तर आधुनिक गद्यविधाओं की तरह इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। या संस्मरण के रूप में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कहानी के रूप में भी, आप बीती और जग बीती के रोचक लोमहर्षक वृत्तांतों का यह कहानी है। इससे गुजरते हुए आप साहित्य के हर रस और हर विधा का आनंद उठा सकते हैं। यह पुस्तक न सिर्फ राजेंद्र यादव जी की जिंदगी के आखिरी 1.5 दशक के जीवन और साहित्य के अनछुए अनदेखे पहलुओं को सामने लाती है, वरन उस दौर और उस समय के हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों और संपादकों के क्रियाकलापों की भी शिनाख्त करती है। राजेंद्र जी के संस्मरण के समानांतर कई अन्य साहित्यिक हस्तियों और उनके राजेंद्र जी से संबंधों की भी यह पुस्तक पड़ताल करती है। कहने की जरूरत नहीं कि यह जरूरी पुस्तक है। यह एक अत्यंत जरूरी पुस्तक है राजेंद्र यादव जी को और हंस की साहित्यिक पत्रिका को जानने बुझने के लिए। धन्यवाद बंधु। इसी के साथ अपना यह संक्षिप्त सा मुख्तसर सा वक्तव्य जो है समाप्त करता हूँ और मंच फिर अर्पण जी के हवाले करता हूँ। जी, शुक्रिया अनिल जी, इस तरह से जाकर इस पुस्तक को देखने के लिए और उस पर अपनी बात रखने के लिए। मेरे लिए और जनसुलभ पुस्तकालय के लिए जो आपके उद्गार हैं वह हमेशा मुझे याद रहेंगे, और यह आपका स्नेह है कि आप इसे इस रूप में देखते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अपनी ओर से जितनी कोशिश की जा सकती है उतनी कोशिश की जा रही है। मित्रों, इस पुस्तक पर आते हैं और गॉड फादर के लेखक हमारे साथ हैं, अभिषेक कश्यप जी को भी सुनेंगे, मगर उसके पूर्व मैं अपनी ओर से कुछ एक बात इस किताब के सिलसिले में कर लूं। सर्वप्रथम यह कि 2020 में प्रकाशित इस पुस्तक का दूसरा संस्करण आ गया है। इसके लिए लेखक और प्रकाशक को हार्दिक बधाई। शुक्रिया। पुस्तक सचमुच बेहद पठनीय है और संस्मरण की कोई भी किताब आप उठा लीजिए किसी भी भाषा में, उसको पढ़ने का अपना एक जादू होता है, उसका अपना एक आकर्षण पास होता है। वह जादू यहां भी उपलब्ध है। मित्रों, अनिल जी को किसी काम से जाना पड़ रहा है, तो हम 2 लोग अभी साथ रहेंगे और इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। 1 मिनट, इसकी सेटिंग मैं थोड़ी ठीक कर लूं। जी साथियों, संस्मरण एक ऐसी विधा है साहित्य की जो हमें गहरे गिरफ्त में लेती चली जाती है। इसलिए हर काल में और हर भाषा में संस्मरण विधा का अपना महत्व रहा है, और कई ऐसे कहानीकार, कई ऐसे कवि, कई ऐसे निबंधकार हुए हैं अलग अलग भाषाओं में जिन्होंने शानदार संस्मरण लिखे। संस्मरण वे भी लिखते हैं जो साहित्य में नहीं है, और उनके भी संस्मरण चाहे वे विज्ञान से हो, कला से हो या किसी और विधा में हो, उनके भी संस्मरण उतने ही रोचक होते हैं, क्योंकि इसमें जो किस्सा गोई का तत्व है वह समाहित होता है और किसी के जीवन में झांकने की हम सबकी
एक मनुष्योचित कहीं न कहीं इच्छा तो रहती ही है। दूसरे कि जब हम गल्प की बात करते हैं, कहानी और उपन्यास की बात करते हैं, तो उसमें कई चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। सत्य घटनाओं को भी कुछ ढककर उसमें कुछ और चीजें मिलाकर प्रस्तुत करने की कोशिश रहती है, मगर संस्मरण में वे चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं, पर्दे से बाहर आ जाती हैं। तो यहां हमें आकलन करने की जो विकल्प करने का जो विकल्प होता है, हम उससे भी बचते हैं और सीधे सीधे हम उन चरित्रों को, उन लोगों को, उन जीवंत लोगों को महसूसते हैं और उन्हें किताब में पुनः धड़कते हुए पाते हैं। राजेंद्र यादव जी पर केंद्रित अभिषेक कश्यप जी की यह पुस्तक भी कुछ ऐसी ही रोचक पुस्तक है। कई ऐसी बातचीत, कई ऐसे मुद्दे अनिल जी ने अभी यहाँ पर उठाए और गिनाए और उसमें बहुत सारी बातें आ भी गई। जो चीजें रह गई हैं उस ओर मैं कुछ इशारा करता हूं। मसलन अभी उन्होंने कमलेश्वर जी की बात की। कमलेश्वर जी की चर्चा यहाँ कई जगहों पर है। कमलेश्वर जी मोहन राकेश और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के प्रणेता हैं और इनकी चर्चा एकाधिक जगहों पर यहां हुई है। और चूंकि एक धारा के लोग हैं, आपस के संबंधों की जो उठापटक है या जो उसमें एक प्रेम है, दोनों चीजें हैं, दोनों तरह के संबंधों के दोनों भाव होते हैं, वे यहां भी आए। कमलेश्वर जी की जो चर्चा इस किताब में हुई है, मुझे याद है अभिषेक जी कि आप जी का जो एक अध्याय है इस पुस्तक का, लेडी नामवर सिंह, जयपुर का जो प्रसंग है, उसमें यह बात आती है कि जब उनके प्रिय लोग, बहुत रोचक वह संस्मरण है। मैं एक एक करके कुछ अध्यायों पर बात करूंगा, किताब पर ही ज्यादा रहूंगा ताकि इसकी बात अधिक से अधिक हो, क्योंकि प्रसंग तो आज इस पुस्तक का ही है। मित्रों, लेडी नामवर सिंह इस पुस्तक का एक अध्याय है। जयपुर की कहानी है, राजेंद्र यादव हैं और साथ में अभिषेक कश्यप भी हैं। किसी बात पर, धर्म और अध्यात्म और ईश्वर पर हम राजेंद्र यादव जी के खरे खरे विचारों से अवगत हैं। राजेंद्र जी वहां भी अपनी आदत के अनुरूप, अपनी विचार निष्ठा के अनुरूप वही बातें दोहराते हैं। ऐसे में बड़े ही चुटीले अंदाज से अभिषेक जी ने उस अध्याय को लिखा है, उस घटना को, उस प्रसंग को यहां प्रस्तुत किया है। उसमें संस्मरण तो है ही, एक रिपोर्टाज की भी अपनी विशेषता आ गई। तो एक तरफ वह जो उद्घोषिका है, बीच में वो बातचीत करते हुए मंच से नाराज भी होती हैं राजेंद्र यादव जी पर और कुछ ऐसी बातचीत करती हैं जिसमें वे राजेंद्र जी से तल्ख असहमति दर्ज करती हैं। मगर चूंकि अभिषेक कश्यप स्वयं एक संवेदनशील रचनाकार हैं, एक पैनी नजर रखते हैं लोगों पर भी, परिवेश पर भी, तो उन्होंने बाद में यह देखा कि वो महिला बाद में कार्यक्रम के बाद काफी ही घुल मिलकर राजेंद्र जी से बातचीत कर रही हैं, इसको भी नोटिस किया। फिर बाद में राजेंद्र जी ने भी चुटकी ली और कहा कि अरे भाई, ये लेडी नामवर है। मुझे याद आ रहा है अभिषेक जी, आपने शायद उस महिला का यहाँ नाम नहीं दिया है ना? जहां मैं कहीं गलत लगूं जी, श्रीमती जैन कोई थी। हाँ, आपने नाम नहीं दिया है। वो उनका जो एक अपना जो सूचक है, जो जातिगत सूचक है, उससे आपने काम चलाया है और कई बार वही हमको ध्यान रहा जी, हाँ, वही हमको ध्यान नहीं रहा, पूरा नाम याद नहीं रहता कई बार। हाँ, याद नहीं रहता है।
तो वो कई बार अच्छा भी रहता है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाता है कई बार कि हम उससे बच भी जाते हैं। तो उसको फिर यादव जी जाहिर है कि अभिषेक जी की तुलना में उनसे ज्यादा अवगत होंगे, उन्हें ज्यादा जानते होंगे। अरे भाई तुम चुप रहो, ये लेडी नामवर है। और बाद में पूरा प्रसंग आता है, ये आ जाते हैं अभिषेक जी, इनके लिए भी चीजें लाई जाती हैं, ड्रिंक वगैरह जो भी चीजें हैं, वो पूरी कहानी है। और फिर चूंकि राजेंद्र यादव एक लोकप्रिय कथाकार रहे, संपादक तो रहे ही हैं, और तमाम बातचीत उन्होंने अभी अनिल जी ने की ही कि वह कैसे पूरी की पूरी पीढ़ी को, कई पीढ़ियों को एक साथ लेकर चले हैं और कई लोगों को एक बड़ा मंच भी दिया है। वो बातों को हम यहाँ छोड़ते हैं। तो जिस तरह से राजेंद्र यादव जी की लोकप्रियता थी, जाहिर सी बात है कि कोई भी अधिक से अधिक उनके बीच रहना चाहेगा, उन्हें सुनना चाहेगा। और समय हो रहा था, इन दोनों को कहीं और भी जाना था। तो फिर अंत में यादव जी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या कहें, कि अब समय भी हो रहा है, 11 से ऊपर बज रहे थे और कल भी कहीं यात्रा करनी थी। तो फिर यादव जी ने यह बात कही कि अब मुझे जाने दो, क्योंकि समय भी हो रहा है, नहीं तो अभी देखो कमलेश्वर कैसे मुझे छोड़कर चला गया है। उनके देहांत की ओर उन्होंने इशारा किया और फिर वह सभा समाप्त होती है। तो अपने दोस्त को राजेंद्र यादव हमेशा याद रखते हैं, उनकी मृत्यु को, उनकी स्मृति को, और चाहे वह हल्के फुल्के ढंग से यह बात रख रहे हो, मगर कहीं ना कहीं ये तमाम लोग उनके साथ जिंदा हैं। और इस तरह से जो छोटे छोटे प्रसंग हैं, इनके माध्यम से हम समझते हैं कि हमारी स्मृतियों में जो हमारे अपने लोग हैं, उनका कितना महत्व है। अपने लोग का मतलब सिर्फ परिवार नहीं है, वह नहीं हो सकता है। ऐसे में दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत सीमित हो जाएगी। इस तरह के जितने भी साहित्यिक मंच हैं या पत्र पत्रिकाएं हैं या पुस्तकें हैं, कहीं ना कहीं हमारे उस परिवार को बड़ा करने की ही कोशिश कर रही है। जब आप यह कार्यक्रम अपने घरों में देख रहे हैं, अपने बेडरूम में देख रहे हैं, अपने ड्राइंग रूम में देख रहे हैं, कहीं टहलते हुए इसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या अपनी दुकान पर बैठकर इसको देख रहे हैं, तो हम आप तक पहुंच रहे हैं और आप हम तक आ रहे हैं। तो हम लोग इस परिवार को बेहतर करने की ही कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य हमेशा से यही करता रहा है। प्रसिद्ध चित्रकार स्वामीनाथन भी यह बात कहा करते थे कि भाई हम चित्र पशु पक्षी पर बनाए, परिवेश पर बनाए, मगर उसे देखने कोई पक्षी या कोई पशु नहीं आएगा, देखने तो मनुष्य ही आएंगे। तो यह जो एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करने की हमारी प्रवृत्ति है, वही हमारे साहित्य का या कला का उद्देश्य भी है। अभिषेक कश्यप भी अपने लेखन में, चाहे वे कहानियां लिखें, चाहे वे उपन्यास लिखें या संस्मरण लिखें, यही कोशिश करते हैं। कोई भी लेखक यही कोशिश करता है। तो उस तरह से वह अध्याय वहां समाप्त हो जाता है। तो साथियों, इस किताब में ऐसे कई छोटे छोटे अध्याय हैं जो बड़े रोचक हैं, बड़े कैची हैं। उसके शीर्षक भी बड़े आकर्षक हैं। अभी एक अध्याय की और चर्चा करता हूं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने राजेंद्र यादव जी की लोकप्रियता की बात को यहां पर उठाया। अभिषेक जी, इस पुस्तक में एक अध्याय है, नाम अभी मैं भूल रहा हूं, उसमें पूरी कहानी है ट्रैफिक की, है ना? और जहां अजय नावारी, क्या शीर्षक है उसका? वो हमें राजेंद्र जी के दर्शन करा दो, ऐसा ही कोई। हाँ, वो जो डीएसपी जिसने गाड़ी रोकी रहती है, अजय नवरिया जाके कहते हैं, वो चालान होने वाला होता है, तो बोले कि गाड़ी में देश के बड़े विख्यात साहित्यकार राजेंद्र यादव बैठे हुए हैं। तो बोले अरे हमने तो हिंदी साहित्य से ही वो यूपीएससी किया हुआ है, तो हमें एक बार दर्शन करा उसका। लेकिन अब उनका वो चुटीला अंदाज है कि जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ती है,
वो एक पिंच करते हुए अजय नावरिया को बोलते, अबे अब अपना सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि इसके बाद जो ट्रैफिक होगा वहां उसका जो उस पर जो इंस्पेक्टर होगा या डीएसपी होगा वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं होगा। वाह। तो जी। देखिए हम्म। मित्रों, हम्म। यह कहने का मतलब यह है, बीच बीच में आप भी कुछ बोलिएगा ताकि एक रास्ता न रहे। जी नहीं नहीं यह नहीं, जी कहने जी। जी, यह कहने का हम्म। मतलब यह है कि राजेंद्र यादव जी कितने हम्म। लोकप्रिय हैं, ये आपने देखा। दो ऐसे संस्मरण हमने देखे, ट्रैफिक पर भी, हम्म। सड़क पर भी, हम्म। जहां हम्म। स्वयं पुलिस वाला जो है हाँ, वो कहता है कि ट्रैफिक हमें वो 10 रुपए। बॉर्डर, मतलब आपका ये क्या कहा जाता है, चेक पोस्ट था, पुलिस चेक पोस्ट। जी जी। जी और जी जी। दूसरा जयपुर, दूसरा हमने जी जयपुर जी का जी। देखा। एक बात तो जी यह जी। हुई लोकप्रियता, हम्म। लेकिन उस अपनी उस लोकप्रियता को राजेंद्र यादव कैसे ह्यूमर में बदल देते हैं। वह जी कोई जी जी। गंभीरता का लवादा नहीं ओढ़ते। हम्म। और अजय नावरिया हो या अभिषेक कश्यप हो, हम्म। ये जो पीढ़ियों के बीच अंतराल है उसको वे हमेशा से पाटते रहे हैं। और वहां भी पार्टी थी चुटकी उन, लेते हैं कि भाई अगला बिल्कुल जो पुलिस हमको। वाला है वह हमें पढ़ा हो, यह आवश्यक नहीं हम्म। है। तो जो हम्म। स्वयं पर चुटकी लेने का आनंद है, ऐसे कई बिल्कुल प्रसंग इस किताब में बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल अनिल जी ने यह हमको बात, लगता है। जी हाँ जी बोले। जी जी जी। हाँ, हमें कहिए कुछ लगता कह है। रहे। जी 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 अर्पण जी, हमने पिछले, जैसा कि हमने पूरी जर्नी यादव जी के साथ इसमें अपनी साझा की है कि कैसे वो धनबाद में संगमन का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले ही हम एक अपनी कहानी लेकर गए थे और उनके साथ मिलना जुलना। उस समय वो प्रसार भारती बोर्ड के वो सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो तमाम लोग, हंस का कार्यालय भरा था, उसमें अपनी न्यूज प्रिंट पर, बहुत खराब न्यूज प्रिंट पर अपनी कहानी जो है लिखकर हम कोने में सकुचाए कि दें कैसे। जब वो लोग वहां से निकले और जब भीड़ वहां कम हुई तब हमने सकुचाते हुए दिया। तो वहां भी एक नए लेखक को इनकरेज करने का उनका जो ह्यूमर है कि उन्होंने कहा कि यार अगर बुरी कहानी हो तो अच्छी होगी कि तुरंत वापस कर देंगे, अच्छी कहानी हो गई तो होगी तो मुश्किल होगी, क्योंकि हंस में कहानियों की का बिल्कुल जखीरा लगा हुआ है। और ये वो दौर था भी आपका, आज से आप 24-25 साल पहले, 86 से लेके साल 2003-4 का हंस देखें तो हंस की बहुत केंद्रीय भूमिका रही। बड़े बड़े डिस्कोर्स खड़ा करने में साहित्यिक एक ऐसा वो इंटेलेक्चुअल अड्डा बन चुका था हंस, ठीक है ना। और इन तमाम शोहरत के बावजूद सबसे बड़ी बात है कि यादव जी की, जैसे कि कई बार होता है कि आप अपने महत्व को जानते हैं, जैसे नामवर जी का यह था, भीतर से आप गहराई से एक मनोवैज्ञानिक अगर अध्ययन करें तो कई बार हो सकता है कि बाकी लोग कमलेश्वर हों या आपका क्या क्या है, जो और भी कई लोग हैं, कितने लोग का नाम लिया जाए, ठीक है ना, या नामोर जी हो, तो वो आपके साथ कोई हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी जगह पता थी कि हम कुछ थोड़ा सा ऊपर उठे हुए लोग हैं, ठीक है ना। तो ये मनुष्यता जो यादव जी की थी उसमें कोई हिपोक्रेसी और ये भाव शामिल नहीं था, उनमें एक सहजता थी इस बात को लेकर। जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है ना, आपका फोन आ गया और आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें, आपके हाथ में कोई बियर का कैन या कोई खाने का सामान है, तो तुरंत बोलेंगे लाओ हम पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। उनको कभी भी इसका यह नहीं हुआ जैसे एक सामान्य मनुष्य बोल सकता है, आप आपका कोई दोस्त बोल सकता है, कोई बोल सकता है। तो उनमें, और वो इतना सहज होगा कि उसमें सहजता का एक ऐसा होगा कि जो आपको अपनी तरफ खींचेगा। दूसरी चीज यादव जी की जो सबसे बड़ी हमको खासियत लगती है, जैसे कि अभी आपने वो मिसेज जैन वाला किस्सा कहा, और हम लोग दिल्ली में भी देख चुके हैं, बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ करता था कि यादव जी मुख्य अतिथि हैं या विशिष्ट अतिथि हैं, और वो जो है कि अध्यक्षता कोई और कर रहा है या संचालन कोई और कर रहा है, और अगर उसने असहमति, अगर यादव जी के वक्तव्य से कोई असहमति, उसने कम से कम बहुत दुरुस्त ढंग से अपनी असहमति जाहिर की, और लगभग कई बार दुश्मनी निभाते हुए और कई बार वो असहमति निभाने का या आलोचना करने का तरीका ऐसा भी रहा, हमने जो देखा, जो अपमान के हद को छूते हुए रहा। बावजूद इसके कभी भी यादव जी ने विचलित हो जाएं या कोई दुश्मनी किसी से पाल लें, यह यादव जी में ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। कई बार आप सहज दिखते हैं लेकिन भीतर से दुश्मनी पाले बैठे रहते हैं, और 50 जगह 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 शिकायत करते हैं या मौका देकर फिर बदला निकालने की फिराक में आप लगे रहते हैं।
यादव जी के में ये बहुत बड़ा बड़प्पन था कि तमाम ऐसी आलोचनाएं या ऐसी असहमति और उसके जताने का तरीका ऐसे हो कि कई बार वो अपमान की हदों को छूते हुए हो, फिर भी वो सहज बने रहते थे। वो उनके भीतर की एक प्रैक्टिस थी ये। या जो नए लोगों के साथ जितने आत्मीयता से वो बात करते थे, कोई भी जाए जिसको ऐसे आज वो पहली बार हंस कार्यालय में मिले और उसको भी एक गिलास पानी, जैसे कि अभी अजित राय के प्रसंग की चर्चा की उन्होंने, एक गिलास पानी चाय मिला, फिर वो किसी बड़ी साहित्यिक गोष्ठी में जहाँ मुख्य अतिथि है वहां जाने वाले हैं और उससे अभी 2 घंटे का परिचय या आधे घंटे का परिचय, उसको ये ऑफर कर सकते, बोल सकते हैं कि चलो कुछ कर रहे हो, तो बोले नहीं सर ये नहीं, मैं नहीं, कुछ खास तो नहीं, तो चलोगे, यहाँ आयोजन है मेरे साथ, चलो गाड़ी में, ठीक है ना। सैकड़ों बार, चूंकि अपन राजेंद्र यादव के पड़ोसी भी थे, वो भी मयूर विहार में रहते थे, तो जिन दिनों हमारे पास सुविधाएं नहीं थे, हम लोग फ्रीलांसिंग करते थे, तो कई बार यह होता था कहीं से घूम फिर कर थक गए, बसों के धक्के खाते हुए, इस अखबार के, इस पत्रिका के दफ्तर में दौड़ते दौड़ते थक गए। पता चला कि एक तो वो दरियागंज बड़ा सेंट्री लोकेटेड था, आईटीओ के बगल में, मंडी हाउस कनाट प्रेस के बगल में, तो आप शाम को पहुंच गए उनके यहाँ 5 बजे, वहां पानी पिया, चाय पिया, गपशप की, कुछ 4 और लोग हैं, नए लोग हैं जिनसे आपका परिचय हुआ। और यादव जी की एक और खास आदत थी, अगर कोई अभी आया हुआ तो उसके बारे में जानते थे, पहली मुलाकात है किसी युवा की या किसी भी व्यक्ति से पहली मुलाकात है, तो वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका नाम क्या है, ये जरूर तफसील से उसे पूछते थे। और पता चला कि कोई बहुत बड़ा लेखक, कोई बहुत बड़ा अफसर या कोई भी आ गया, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर आ गया, तो वो उस नए जो युवा है उसका भी ये परिचय कराएंगे उनसे कि भैया ये आप क्या क्या कहा जाता है कि ये फला जी हैं और ये इंदौर से आए हैं, या ये बिहार के मोतिहारी से आए, एक छोटे से झारखंड के गांव से आए हैं, वो ये करके कि झारखंड के हैं, अगर उनको नाम याद रहे तो उस कस्बे या गांव का भी नाम बताएंगे, और इनका नाम फला जी है, जैसे आप आए बिलासपुर से आए, आप पहली बार मिले हैं, तो वो कोई नया आदमी आया, वीरेंद्र कुमार बरनवाल आ गए, या कोई नामोर सिंह ही आ गया, मैनेजर पांडे आ गए, तो अगर आप उनको नहीं जानते तो ये भी बोलेंगे मैनेजर पांडे हैं, ये निर्मला जैन है, ये अर्चना जी हैं, आप जानते हैं, अगर आपने बोला हाँ या ना, तो हाँ इनका एक प्रोफाइल बताए, और आपका भी प्रोफाइल बताए कि आप लिखते पढ़ते हैं, कहानी लिखते हैं या कहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये था कि लोगों को उस तरह से कनेक्ट भी करते थे, उनकी एक सहज सहज वृत्ति थी। तीसरी चीज उनमें सबसे जो कई उनमें जो खासियत थी, एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि दिल्ली में तमाम तरह के आयोजन होते थे, अब एक दिन में कई बार उनके पास 6-6 आयोजनों के कार्ड होते थे, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं एक जगह जा सकता था, बाकी आयोजनों के कार्ड वैसे लोगों को, नए लेखकों को वो देते थे और बोलते थे कि अगर समय हो तो वहां जाओ। उसके बाद उनकी जानने की इतनी उत्सुकता थी, डायस्पोरा पर कोई प्रवासी भारतीयों पर, दलित विमर्श पर कोई सेमिनार हो रहा है, किसी को उन्होंने हंस से जो आमंत्रण आए हो किसी को दिया उन्होंने, वो वहां गया, हफ्ते 10 दिन के बाद वहां गया, उसके बाद घर चला गया, हफ्ते भर के बाद अगर उनको याद रहा तो वो पूछते थे कि वहां गए थे, तो उसने अगर कहा कि हाँ गए थे, अगर उसने कह दिया कि नहीं कोई काम पड़ गया था नहीं गए थे, तो अलग बात है, लेकिन अगर उसने यह कह दिया कि हाँ हम गए थे वहां पर, तो पूछेंगे वहां क्या बातचीत हुई। तो यह देखिए कि उनकी सीखने की जो ये उत्सुकता थी कि कहीं ये में अगर 10 लोग इंटेलेक्चुअल लोग जुट जुट रहे हैं दिल्ली में, या कहीं कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है, ठीक है ना। हमने कई बार यह देखा है कि भारत भारद्वाज जो हंस के लिए कॉलम लिखते थे, या अजित राय भी हैं, या हम लोग कहीं किसी आयोजन में गए, मुंबई गए, लखनऊ गए, आगरा गए, वहां से लौटे, उनको कहीं ना कहीं से जानकारी, कई बार उनका फोन ही आ जाता था, तो किसी ने बता दिया कि भाई हम आगरा में कहीं हैं, तो कब लौट रहे हो, आप लौट कर आए, ठीक है ना। उसके बाद वो बहुत जिज्ञासु उनकी प्रवृत्ति थी, वो पूछते थे कि भैया वो वहां क्या हुआ, कौन लोग थे, किसने क्या बोला। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि सीखने की जो उनकी ललक थी, चीजों को जानने की जो इच्छा थी, नए विचारों के प्रति, नए विमर्शों के से जुड़ने का, और उसमें फिर उस पर अपना चिंतन मनन करके उसमें फिर कुछ नया जोड़ने का, ठीक है ना। क्योंकि हमने तो उनके 10 इंटरव्यू किए, और वो उससे यह पता चलता है कि वो कितना सोचते थे, और नई से नई किताबें पढ़ना, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहला उनका इंटरव्यू किया था, हमने अचानक उनसे पूछ दिया कि आपकी प्रिय किताब, ये धनबाद में हमने किया था, जो कई जगह छपा, वो बहुत लोकप्रिय इंटरव्यू हुआ। जनसत्ता के उसका एक हिस्सा जनसत्ता दीपावली के विशेषांक में छपा, एक सब्जेक्ट मंथन के महाराष्ट्र से निकलने वाली उसका दीपावली विशेषांक काफी चर्चित हुआ करता था, उसमें छपा।
पायनियर हिंदी का साप्ताहिक निकलता था, उसमें वो अलग अलग लंबी बातचीत थी। हमने उनसे जैसे पूछा कि दो बातें जो हमेशा हमें याद रहती। एक तो हमने पूछा कि अच्छा, आप एक सफल रचना किसको मानते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि एक सफल रचना वही हो सकती है जो आपके भीतर, अगर कोई पाठक है उसको अगर पढ़े तो उसके भीतर एक संसार क्रिएट करे। कोई चीज 10 पेज आप घसीट दें, वो कहानी या कोई कृति नहीं होती। कृति छोटी और बड़ी उसके आकार से कोई मतलब नहीं होता, या उसमें कितना आपने चमत्कार या जादू शब्दों का पैदा किया उससे भी मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये जो को पढ़ते हुए पाठक उससे इस कदर जुड़ जाए कि बोले अरे ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरा संसार है, ऐसा ही तो कुछ मेरे साथ घटा था। इतना जब जो रचना से आदमी कनेक्ट हो जाए, कोई आदमी, और तो उस वही एक सफल रचना हो सकती है। और वैसे भी क्लासिक का हम लोग एक मतलब भी मानते हैं कि क्लासिक कोई कृति तब बनती है जब आपने पढ़ा तब नहीं, जब दूसरों ने उसको पढ़ा और उस कैरेक्टर उसके दिमाग में, उसके स्मृतियों में आ जाए, और वो अपना टेक्स्ट जब लोग जोड़ने लगे। किसी एक कृति आपने लिखी, वो इतनी गहरी हो गई हजारों पाठकों के लिए, कि उसको पढ़ते हुए लोगों को लगे उसमें लोग अपने मीनिंग, अपने अर्थ जोड़ने लगे। जब पाठक का अर्थ किसी कृति में जुड़ता था, ये यादव जी बहुत गहराई से ऐसे समझते थे। एक दिन हमने ऐसे ही पूछा कि अच्छा बताइए, आप हमेशा कोई ना कोई किताब की चर्चा करते हैं, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी? तो 1 मिनट भी उनको नहीं लगा, बहुत सारी किताबों की चर्चा, अरे ये तो कितनी अच्छी किताब है। वो हेनरिक शेरर की पेपिलोन आत्मकथा की वो चर्चा करते थे कि जो छोटा-मोटा चोर था और उसकी किसी बड़े अपराध में फ्रांस के कोई जेल में बंद कर दिया गया था। और वो पूरी उसने अपनी जीवनी लिखी, को फ्रांस के सबसे सुरक्षित जेलों को तोड़कर 9 बार वो भागा। इस किताब की वो बार-बार चर्चा करते, एक और किताब की वो बार-बार चर्चा करते थे। एक बहुत मामूली सी वो प्रोस्टिट्यूट थी, ये की पश्चिम की। उसने अपनी ये लिखी थी, वो भी उनकी बड़ी प्रिय किताब थी, आई विल क्राई टुमारो। वो कहते थे कि लिलियन रात काफ़ी गरीबी में उसका बचपन भी गुज़रा था और लंबा उसका संघर्ष में ही जीवन बीता। लेकिन उन्होंने कहा था कि उसने इस बात को याद रखा कि जब वो छोटी थी, तो अपनी माँ के साथ बाज़ार जाती थी, तो खिलौनों के लिए ज़िद करती थी कि ये ले दो, वो ले दो। तो वो जो है, उसकी माँ कहती थी कि देखो, क्योंकि गरीब थी, गरीब की वो बेटी थी, उसकी माँ कहती थी कि देखो बेटी, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कल मेरे पास पैसे आएँगे, तो हम कल तुमको ये खिलौना ज़रूर दिला देंगे, ठीक ना? तो लिलियन नाथ यह कहती है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी ब बुरा वक़्त आया, तो हमने सोचा कि आज तो बुरा वक़्त है, मैं अगर कल ज़रूर अच्छा वक़्त आएगा, अगर कल अच्छा वक़्त नहीं आया, तब ये क्या कहा जाता है कि तब मैं रो लूँगी। उसी से उस किताब का नाम है आई विल क्राई टुमारो। ये भी यादव जी कितना पढ़ते थे, किन-किन किस तरह की किताबें। तो ये उनका जो स्वाध्याय की प्रवृत्ति थी, एक लोकतांत्रिक स्पेस से जो हिपोक्रेसी नहीं थी या दिखावे के लिए नहीं था, वो सहज उनका भाव था, ठीक है ना? तीसरी चीज़ हमारी बातचीत में ये है कि आलोचना, और वो भी आलोचना की अपमान की हदों को छूते हुए जो आलोचना जो है, उसको सहने की जो ताकत थी, हमने इतना लंबा समय देखा है, वो हिंदी के किसी दूसरे लेखक में हमने नहीं देखी है। आप भले आप ब ब ब अभिनय कर लें कि नहीं कोई नहीं है, हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन कई बार ये होता है कि आप मौके लगाकर उसको इग्नोर करते हैं या आप बदला लेते हैं, ठीक है ना? यादव जी का दिल इस मामले में बहुत बड़ा था और ये उनका सहज भाव था। तो ये सारी बातों को, ऐसी तमाम चीज़ें, इसीलिए जब ये किताब लिखने का विचार आया मेरे मन में, तो हमने बोले बहुत छोटी-छोटी चीज़ें उनकी, छोटे-छोटे अध्यायों में लिखी है, और इसीलिए हम बहुत आभारी हैं कि पाठकों ने इतना पसंद किया। एक नया प्रकाशन होने के बावजूद साल भर से कम में इसका दूसरा संस्करण आ रहा है। जी, 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 मैं कुछ और बातचीत करता जी, हूँ। जी, मित्रों, जिस तरह से अभिषेक कश्यप जी ने यादव जी को याद किया और इस पूरी पुस्तक में भी वे उन्हें याद ही कर रहे हैं, वह किन भावों के साथ भरा हुआ है, किन गहरे और बेहद आत्मीय ढंग से अभिषेक जी यादव जी को याद कर रहे हैं। और हम सभी लोग कहीं ना कहीं उनके लेखन से, उनकी जीवन शैली से, या उनकी सोच से, या लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को साथ लेकर चलने की उनकी पहल से, उनके प्रोएक्टिव एक्शन से परिचित हैं और उस पर
अभिभूत भी है। कई इस पतली सी किताब में ऐसी, लगभग 125 पृष्ठों की यह किताब है, ऐसी कई चीजें हैं जिसे संस्मरणकार ने बहुत संभाल कर रखा है और उसका यहाँ उपयोग किया है। मसलन यहां दिख नहीं रहा, शह और मात में वह कहानी है अभिषेक जी, और जिसको बड़े अच्छे ढंग से आपने यहाँ पर रखा भी है। जब आपने उनके जन्मदिन पर उनसे 2 किताबें मांगी और उन्होंने आपने उनके जन्मदिन पर उनसे उपहार मांगे, तो उन्होंने नहीं, आपसे मेरे कहा जन्मदिन कि पर वो भी चुका था। हाँ, हमने अपने जन्मदिन का उपहार मांगा। हाँ, तो हाँ, जी अपने जन्मदिन का उपहार उनसे मांगा। जी जी, तो उन्होंने कहा कि उपहार में क्या, नहीं मैं आगे बात पूरी कर लूं। जब आपका जन्मदिन था और उन्हें जानकारी मिली तो वे बोले कि भाई अच्छी बात है, और उन्होंने मिठाई मंगाई हंस कार्यालय में। बाद में कुछ एक दिन बाद शायद आपने कहा कि आपने हमें तो कोई उपहार दिया नहीं। तो राजेंद्र जी कहते हैं कि भाई बोलो तुम्हें उपहार में क्या चाहिए, तो आपने कहा कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए। फिर उन्होंने आपकी अपनी पुस्तक आपको दी, और उसमें संयोग से उन्होंने आपकी उम्र क्या कर दी, 30 साल ज्यादा लिख दी, 30 साल लिख दी, 30 साल कर दी। हमने बोले अभी 30 के कहाँ हुए राजेंद्र जी, अभी तो मेरी उम्र 23 साल की है। तो उन्होंने 30 में माइनस करके कर दिया 7। वो इसमें कवर पर छपा भी है ये। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इसे बड़े अच्छे तरीके से और उसमें क्योंकि जी, चूंकि वो 30 उन्होंने लिख दिया था, और 30 को, और 30वें जन्मदिन की शुभकामना, तो 30 के आगे 7 नहीं घटा सकते थे, तो उन्होंने 7 से 30 को घटा दिया, छोटे अंक से बड़े अंकों को घटा दिया। 7 माइनस 30 कर दिया। तो इसे अभिषेक कश्यप जी ने मित्रों बड़े प्यार से, या उसमें एक और दृष्टि जोड़ते हुए इस बात को यहाँ पर दर्ज किया है कि अमूमन हम 30 में से 7 घटाएंगे, मगर 7 में से 30 घटाने की कला तो साहित्य में ही है। इसको आप बाजीगरी कहिए, लीक से अलग चलने की कवायद कहिए, दुस्साहस कहिए, प्रयोग कहिए, साहसिकता कहिए, जो कहिए, तो साहित्य पर किस तरह से संस्मरणकार आ जाता है, यह भी एक प्रसंग। एक प्रसंग हम इसमें ये करना चाहते हैं। एक है कि किसी चीज को भाषा को में तोड़ फोड़ का और नयापन के को लेकर यादव जी भी बहुत ये रहते, तो वो भी उनके जीवन की तरफ सहज भाव से घटता था। जैसे जब हमने नया ज्ञानोदय में सहायक संपादक के तौर पर हमने वहां से इस्तीफा दिया और फ्रीलांसिंग शुरू की, 2007 की बात है। तो एक दिन सुबह सुबह यादव जी का फोन आया, उन्होंने इस संदर्भ में आया कि अरे यार, हमने सुना है तुम नया ज्ञानोदय तुमने छोड़ दिया। हमने जी हमने इस्तीफा दे दिया। बोले हाँ, अभी हमको पता चला। फिर उन्होंने बताया कि देखो, हम लोग एक मीडिया अंक निकालना चाहते हैं, और ये तुम पत्रकार भी रहे हो, तुम्हारी एक ये भी है, संपादन का कौशल से भी हम तुम्हारे परिचित हैं। तो हम लोग हैं कि 2-3 लोग हैं जो हमारे खबरिया चैनल वाले लोग हैं, उनके यहाँ बैठते हैं, शाम को पार्टी होती है, बातचीत होती है, अब निकालेंगे तब निकालेंगे, और सुबह सारी बातचीत खत्म होती है। तो ग्राउंड पर काम होना चाहिए, और अब हम वाकई मेरी इच्छा है तो तुम आओ मीटिंग के लिए। तो मीटिंग हो गई, ये हो गई कि 20-25 दिन का काम है, उनको कितना मानदेय देंगे उन्होंने तय कर दिया। अब उसके बाद लग गए फोन करना खबरिया चैनलों से। वो काफी वो हिट वो भी शतांक रहा था टेलीविजन की दुनिया में पहली बार। तो उसमें अतिथि सहायक संपादक के तौर पर हमने उसमें भूमिका निभाई हमने। तो लोगों को सुबह सुबह पहुंच जाना वहां पर, लोगों को फोन करना, रचनाएं मंगाना, टाइप हुई, प्रूफ देखना, एडिट करना। वो अंक जब तैयार हो गया, जब छपने जाने लगा, तो एडिटोरियल में आभार जताने के लिए उन्होंने लिखा ये में कि संकट मोचन अभिषेक कश्यप को याद करना। वो आखिरी पंक्ति थी, तो वो जो उसके नीचे वो सिग्नेचर करते थे, याद करना। पहले वीना जी को सब लोग को उन्होंने आभार जताया, संकट मोचन अभिषेक कश्यप को। जब वो कॉपी चली गई, 5 मिनट के उनको क्या सूझा, वो कॉपी मंगाई उन्होंने, और संकट मोचन को काट कर संकट मोची कर दिया। बोला यही ठीक है, संकट मोची ठीक है। तो ये भाषा में जो प्रयोग करने का उनका जो था कि भाषा को नया करना, संकट मोचन तो चलता है, सब लोग उसे अभ्यास है, और वो छपा भी उसमें उसी तरह से। संकट मोची, संकट मोचन नहीं, संकट मोची अभिषेक कश्यप को भी याद करना जरूरी है यहाँ। तो ये जो एक
भाषा में तोड़ फोड़ का, इसी से चीजें बनती है। और वो उनका एक सहज स्वभाव होता है, जैसे वो बोलते थे, जैसे जीते थे, वैसे ही वो लिखते थे। वो उनके एडिटोरियल थे, वैचारिकता के साथ साथ एक ह्यूमर का भाव जो था, और गहरा ह्यूमर का भाव। और कई बार वो जब सांप्रदायिक ताकतों पर जब वो लिखते थे तो एक डार्क ह्यूमर में वो बदल जाता था। तो एक तीक्ष्ण वैचारिकता के साथ एक ह्यूमर का भी भाव हमेशा वो बनाए रखते थे। जैसे उसमें एक है कि कोई एक आया कि कविता संग्रह लेकर आया अपना, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरी तरफ दिखाकर उनको बोला कि सर इसकी रिव्यू हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि इनको जानते हैं, इनका नाम अभिषेक कश्यप है, ये कहानियां लिखते हैं और इनका विचार है कि जो कविता लिखे उसको गोली मार देनी चाहिए और गोली का पैसा कवि से वसूल लेना चाहिए। ऐसी अनंत यादें हैं। जी जी। जी। तो आप देख रहे हैं मित्रों की यह भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है इस किताब का, कविता लिखने वाले को गोली मार देना चाहिए। तो ये इनकी ओर इंगित करके राजेंद्र जी इस बात को उनको सुना रहे अपने हैं। से नहीं बोल रहे हैं, ये ह्यूमर उनका देखिए, वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने लाकर कि ये इसकी भूमिका उन्होंने, अब यह भी प्रसंग सुन लीजिए कि वो थे किसी चैनल में थे, उन्होंने लाकर हाँ उनको दिया कि ये उस समय मीडिया का चल रहा था, तो तमाम चैनलों के नए पुराने लोग आ रहे थे हंस के दफ्तर, तो आकर बैठे, पानी मंगाइए, चाय मंगाइए। उन्होंने झोले से किताब कविता की निकाल कर, तो उन्होंने कहा कि इसकी भूमिका थोड़ा सा अपने आप ये ग्लोरीफाई करने के लिए कि कमलेश्वर जी ने लिखी है। तो लिया उन्होंने, यादव जी ने। और वो देख रहे थे कि उस समय हम लोग कि अब आखिरी समय अंक को कैसे समेटा जाए और क्या लिया जाए। हमारे उनके बीच मीटिंग चल रही थी यादव जी के, तो अब उन्होंने, अब जवाब कुछ भी दे सकते थे, लेकिन कितना इंस्टेंट उनका ह्यूमर जगा। उन्होंने बोला कि इनको जानते हैं, तो मेरी तरफ देखने लगे, पहचानने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बोला कि इनका नाम अभिषेक करते हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, पत्रकार और संपादक हैं। और इनका मानना है, वो नहीं बोले कि मेरा मानना है, इनका मानना है कि जो कविता लिखने वाले को गोली मार देना आना चाहिए और उसकी कीमत पहले कविता लिखने वाले से या कवि से वसूल लेनी चाहिए, शूट एंड चार्ज द बुलेट। तो ये तीक्ष्ण वैचारिकता के साथ, जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ, एक दोस्ताना लहजा, लोकतांत्रिक व्यवहार, बड़े से बड़े अपमान को सह लेने का मादा, इन सब के साथ साथ उनके पास एक ह्यूमर को बनाए रखते थे और वो उनकी एक ताकत भी थी। और इस तरह से वे उस समय की स्थिति से निबट भी लेते हैं। अचानक जी, से जी, जो जी। प्रसंग चल रहा था कि पुस्तक पर समीक्षा आ जाए हंस में, कैसे वो पूरी बात ही बदल जाती है। बात ही वे अब वो तो भौचक रह जाते हैं, कभी मौत भौचक रह गए, अरे ये क्या हो गया। तो इस स्थितियों को बिल्कुल कोई और दिशा दे देने की कला भी राजेंद्र जी में जो है, बिल्कुल, उसकी भी कुछ वानगी हमें यहाँ इस पुस्तक में मिलती है। एक और प्रसंग जिसकी ओर आपने चर्चा की थी, जो कि भाई लाओ मैं तुम्हारा डिब्बा पकड़ लेता हूँ, कुछ कर रहे हो गाड़ी की बात। गाड़ी की एक और बात मुझे याद आ रही है कि जब आप जा रहे हैं आरटीओ पर किसी कार्यक्रम में और आपको इंटरव्यू करना है और वहां उनको वक्तव्य देना है किसी कार्यक्रम में, जी, 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 वह वक्तव्य भी हो जाता है, लेकिन उनको ध्यान है कि आपको इंटरव्यू भी देना है। तो कैसे वे अपने किशन को कहते हैं कि भाई अभी कुछ देर और रुकिए, ये इंटरव्यू लेंगे, गाड़ी में जो है इनको लिखने में बात नहीं बनेगी। तो यह याद रखे हुए हैं वो, जिसकी ओर आपने चर्चा भी की कि इन्हें असुविधा होगी। फिर आपने उसमें अपने कई प्रसंग जोड़े कि मैं जो है जी, जी, इस तरह से उसमें वो प्रसंग था कि वो आउटलुक के लिए इंटरव्यू था। हाँ इंटरव्यू ले लेने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, उनको अचानक कुछ सूझा, ह्यूमर सूझा उनको। तो उन्होंने कहा कि अरे वो संपादक को फोन लगाओ, तो जिन्होंने हमें साइन किया था वो था दरअसल मर्दानगी के मिथ पर, क्योंकि स्त्री विमर्श पर उनका इस तरह से नाम हो गया था। तो कोई भी उस समय मर्दानगी का मिथ हो, स्त्री विमर्श, स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर अगर कहीं कुछ होता था, हिंदी की पत्रिकाएं, तो लोगों की जिज्ञासा रहती थी कि यादव जी क्या बोल रहे हैं, राजेंद्र जी का क्या पक्ष है इसमें। तो उन्होंने कहा कि हम लोग मर्दानगी का एक मिथ है कि भैया मर्द बनो, और वो सेक्सिस्ट उसका रुझान होता है। मर्दानगी का हमारे यहाँ किसी शौर्य से या सीमा पर लड़ने का नहीं, बल्कि भैया वो होता है कि स्त्री पुरुष संबंधों में और एक सेक्सिस्ट रुझानों को लेकर मर्दानगी की हमारे यहाँ ज्यादा चर्चा होती है।
तो वही था कि ये मिथ ऑफ मर्दानी का मिथ क्या है, उस पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहाँ से उन्होंने शुरू किया। देखिए नए ढंग से उनके सोचने का, उन्होंने कहा कि गांधी का जो ब्रह्मचर्य था वो मर्दानगी का, ये जो सो कॉल्ड मर्दानगी है उसका ये निषेध था एक तरह से, कि जो मर्दानगी जो सेक्सिस्ट जो है, मेल डोमिनेटिंग नेचर है, सेक्सिस्ट रुझान है, तो वो उसका शीर्षक ही हमने ये दिया था और वैसे ही वो छपा भी हिंदी आउटलुक में कि गांधी का ब्रह्मचर्य मर्दानगी का निषेध था। ये तो गंभीर बातचीत हो गई और उसमें बहुत सारी और गंभीर उन्होंने बहुत मार्के की बात कही, कई सारी बहुत गहरी बात कही। लेकिन जब वो इंटरव्यू खत्म हो गया उन्होंने बोला कि संपादक को फोन लगा, संपादक को फोन लगा दिया, उसके हमसे उन्होंने फोन ले लिया और संपादक को ये क्या बोल रहे हैं कि इनसे जो आपने मेरा जो इंटरव्यू कराया है उसमें मैंने अपनी सारी मर्दानगी लगा दी है, तो इसमें कुछ काट छांट मत करिएगा। हाँ, तो और ऐसा ही एक प्रसंग हाँ, तो इतनी गहरी चर्चा के बाद, इतने नए ढंग से नजरिए से बात रखने के बाद अचानक उसको उनको ह्यूमर भी सूझता था। हाँ। और ये ठीक है, आप जब जीवन जीते हैं तो उसके सारे पक्ष हैं, सारे रस हैं। और किसी का कोई, कुछ लोग हिंदी साहित्य में ऐसे भी हैं जो वरिष्ठ मूर्धन्य होने का उन पर इतना दबाव और तनाव रहता है कि वो हंसना तक भूल चुके हैं, ह्यूमर की तो बात ही छोड़िए। तो राजेंद्र जी कई मामलों में वो एक अपवाद की तरह थे और इसलिए जैसा कि हमने किताब में लिखा है कि बिल्कुल दरियागंज का हंस का जो कार्यालय था वो हिंदी साहित्य का एक समय, एक लंबे समय तक दिल्ली दरबार बना रहा और उसके हंस में यादव जी की कमी आज तक भर नहीं पाई है। वो अपने पीछे वाकई बहुत बड़ा शून्य छोड़ करके आए जी। और मुझे तो यह बात भी याद आती है क्योंकि मेरी पहली पुस्तक जो नदी के पार नदी है कविता संकलन, वह नेशनल पब्लिशिंग हाउस से आई थी। तो वह पुस्तक के जो प्रकाशक हैं नेशनल पब्लिशिंग हाउस और जो हंस का दफ्तर है, दोनों की दीवार साझी है। तो जब कभी मैं वहां जाया करता था नेशनल पब्लिशिंग हाउस में, तो कई बार, हर बार तो नहीं, एक दो बार उनके यहाँ भी गया और उनसे मुलाकात हुई। तो वह भी मेरा एक प्रसंग है कि मैं कैसे आर के पुरम से लौट रहा हूं, तो मैं राजघाट पर चार्टर्ड बस से उतर रहा हूं और तब राजघाट से दरियागंज तो ऊपर है, राजघाट नीचे है, तो बीच में खाली मैदान है। तो मैं उस खाली मैदान को पार कर और दरियागंज की दीवार जहां पर है, चूंकि ऊंची है, तो ऊंचाई पर चढ़कर एक शॉर्टकट है, पता नहीं अब क्या स्थिति है मालूम नहीं, वह उन दिनों खाली मैदान था। तो मैं राजघाट से उतरकर और सीधा ऊपर चढ़कर और दीवारों के बीच से होता हुआ अपने प्रकाशक के पास जाता था और वहीं पर हंस का दफ्तर था। तो एक दो बार मुलाकातें वहां भी हुई। और जहां तक कविता, हाँ, अब यहाँ इसको हम क्लियर कर देना चाहेंगे क्योंकि आप कवि हैं, आलोचक हैं। हमने इस किताब में यह भी लिखा है, वो उनका ह्यूमर ही था कि कविता लिखने वाले को गोली मार देनी चाहिए। आप हंस में कहानी की पत्रिका थी, लेकिन आप हंस के अंक उठा कर देखे 86 से लेके खास तौर से 2005 के, ठीक है ना। कविता के लिए 2 पेज थे, बीच वाले सेंट्रल स्प्रेड के पेज में आमतौर पर हंस में कविताएं छपती थी और कुछ फिलर के तौर पर कुछ गजला और कुछ गजलें, कविताएं, लघु कथाएं जगह जगह छपती थी। वो तो मतलब कोई स्पेस बचा है तो उसमें लगा दिया जाए। लेकिन 2 पेज जो बीच की एक का पन्ना था, मुख्य रूप से घोषित रूप से ऊपर लिखा भी था, हंस की टैगलाइन भी थी कि जन चेतना का प्रगतिशील कथा मासिक, यानी कि कहानी की पत्रिका। लेकिन 86 से लेके 2005-6 तक के आप अंक निकाल कर देखिए, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कवि है जो हंस में नहीं छापा, चाहे वो आलोक धनवा हो, मंगलेश डबराल हो। खेल कहानी अगस्त 2000 के एक महत्वपूर्ण अंक में छपी थी, जो हंस का 15वां वर्ष उसमें पूरा हुआ था अगस्त 2000 में। 21 साल हो गए वो जो लंबी कहानी मेरी छपे, उसमें पूरे 2 पन्ने में मंगलेश जी की कविता छपी थी। मंगलेश जी की कविता कई बार छपी, वीरेन डंगवाल, चंद्रकांत देवताले। 1986 से लेके 2005 तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण कवि नहीं है, हिंदी काव्य और कुछ अनुवाद से भी हंस में छपते थे। कविताओं की भी उनकी बहुत गहरी समझ थी और एक घोषित रूप से एक कहानी की पत्रिका थी हम, फिर भी उन्होंने जिस तरह की कविताएं छापी, चाहे तेजी ग्रोवर की कविताएं छापी, चाहे लालटू की कविताएं छापी, ये सब मेरी स्मृति में है।
और पूरा सम्मान देकर 2 पन्ने में अच्छे से कविताएं, आनंद संगीत की कविताएं छापी, मंगलेश जी की अभी हमने चर्चा की। तो शायद ही कोई कवि छूटा होगा, नहीं तो भले स्पेस कम हो, लेकिन उनकी दृष्टि कितनी अच्छी थी कि कोई भी प्रतिनिधि कवि, हो सकता है कि कुछ लोग के अपने वैचारिक आग्रह हो, ठीक है ना, जिन लोगों ने खुद अपने कोई खेमा या गुट या दल बना लिया हो, उन्होंने हंस पे कविता छपने को अपनी तौहीन समझते हो, या किसी राजनीति से वो न चाहते हो कि उसे दूरी बरतते हो, पूर्वाग्रह रखते हो, लेकिन करीब करीब सारे महत्वपूर्ण कवियों की कविताएं हंस में इस दौरान छपी, और उनको पूरे सम्मान के साथ, ये नहीं कि नहीं, पूरे सम्मान के साथ छापा गया। बहुत सारे कवि जो हैं उनकी कविताओं पर काफी चर्चा हुई, जो उनका जो पाठकीय कॉलम था, कई बार हंस का यह भी बन चुका था, यह प्रतिष्ठा बन चुकी थी कि हंस में पत्र छपना भी, कुछ लोग तो इसलिए ही देश भर में मशहूर हो गया कि हंस का ये जो पत्रों का जो स्तंभ है अपना मोर्चा, उसमें उनके लंबे लंबे पत्र हर अंक में छपते थे। जैसे कोई एक हमको नाम याद आ रहा है, पूर्णिया में अरुण अभिषेक, वो तो हर अंक के लिए पत्र लिखते थे। ऐसे कई पाठक हंस से जुड़ गए थे कि जो सिर्फ हर अंक पढ़ते थे, ध्यान से पढ़ते थे और पत्र लिखते थे। और हालत यह हो गई थी कि बाद के समय में हर अंक में सूचना छापनी पड़ी, क्योंकि पत्र काफी लंबे लोग लिख देते थे, तो उसको एडिट करने में काफी समय और स्पेस लगता था। तो ये सूचना छापनी पड़ी कि कृपया पत्र छोटे लिखें, ठीक है ना, ताकि उनको हम लोग जगह दे पाए। 10-10, 12-12 पन्ने, और उसमें बीच बहस में एक बहस का एक अलग हंस में कॉलम था, जिसमें मेरी बहुत पहले, बहुत बचपन के समय मृदुला जी के एक आलेख पर हमने प्रतिक्रिया और आलोचना करते हुए लिखा था। तो वो छपी थी 1992 में, आप समझ लीजिए कि तब मेरी उम्र क्या होगी, ठीक है ना, बीच बहस में। लेकिन एक बीच बहस में समानांतर रूप से अपना मोर्चा में जो पाठकीय पत्रों का स्तंभ था, उसमें भी हंस में चलते ही रहते थे, निरंतर चलते रहते। जी जी जी। मित्रों, यह हाँ किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभिषेक कश्यप अपनी इस पुस्तक में यादव जी के साथ जो स्मृतियां हैं उसके वैविध्य को तो प्रस्तुत करते ही हैं। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वह तो उभर कर आता ही है, मगर इन सब के साथ पूरा समय, पूरा परिवेश भी मुकम्मल रूप में आता है। चाहे वो हंस का एक नियमित और सुदीर्घ प्रकाशन हो, जो अपने आप में राजेंद्र यादव की जीवटता है, उनका अपना लेखकीय अंदाज हो, और तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की जो उनकी अपनी प्रवृत्ति है वह हो। इन सब से ही एक व्यक्ति जो है अपने युग का प्रणेता होता है। राजेंद्र यादव एक ऐसे ही प्रणेता, साहित्य के प्रणेता कहे जा सकते हैं। साथियों, अब हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं और कुछ देर में यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं। काफी अच्छी चर्चा रही अभिषेक जी, और कई जी महत्वपूर्ण बातें जो हैं निकल कर आई, और जो मित्रगण जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, इनमें से कुछ हमारे ऐसे साथी भी हैं, मसलन आरपी सिंह और दूसरे लोग, जो इस पुस्तक को आपसे मंगा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और वे इसकी रोचकता से भली भांति परिचित हुए। तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए आपको हार्दिक बधाई पुनः, और इसके दूसरे संस्करण भी इतने कम समय में हम सभी के सामने आए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और राजेंद्र यादव जी को जिस तरह से आपने याद किया, और जिसमें आपकी स्वयं की अपनी यात्रा भी समाहित है, जिसकी आपने चर्चा की बतौर फ्रीलांसर, या कहां कहां वे और लोगों का भी ध्यान रखते हैं, या अजीत राय भी जब हंस को छोड़ देते हैं तब भी कैसे वे उनकी चिंता करते हैं, निंदा भी करते हैं, चिंता भी करते हैं। राजेंद्र यादव भी हैं जो किसी को गाली भी दे रहे हैं, और उस गाली में भी प्यार है। और इन सब बातों को अपनी भूमिका में, सुदीर्घ भूमिका में अजीत राय जी ने यहाँ पर रखी भी है। और पहली भूमिका कुमार मुकुल जी की है, उसमें भी कुछ बिंदुओं की ओर उन्होंने इशारा किया है। तो आज हम लोग राजेंद्र यादव जी की पुण्यतिथि पर
यहाँ पर एकत्रित हुए और इस पुस्तक के माध्यम से उन्हें भी याद किया, अपने समय को याद किया, अपने पुरखे को याद किया, अपने ही साहित्य को याद किया। तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अभिषेक जी और अनिल अनलहातु जी, आप दोनों का भी शुक्रिया कि आप लोग आज यहाँ पर तशरीफ लाए और यह बातचीत संभव हो सकी। सभी जी मित्रों बहुत, और आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, आपका भी हार्दिक आभार जो इतने आप सुंदर सारगर्भित ढंग से आपने विविध विषयों पर पिछले 1.5-2 साल में आपने चर्चा की है, और ये आपकी भी जीवटता का ही प्रतीक है। और ये निरंतरता जनसुलभ पुस्तकालय और आपकी यह दृष्टि और आपका यह प्रयास ये बना रहे, हम लोग इसकी यही कामना करते हैं। एक बड़ा प्रयास है, इसको आप इसी तरह से इसी सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से आप जारी रखें। और जनसुलभ पुस्तकालय की तरफ से आज इतनी अच्छी चर्चा हुई, और खुद मेरे लिए भी एक आशा की इतनी सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें भी आज हुई जो पुस्तक में शायद हम लिखना चाहते थे, लेकिन एक समय आपकी स्मृति की और ये भी एक सीमा होती है। कई बार कुछ बातें याद आती है, कई बार कुछ बातें याद आती है, और कहीं भी कोई मुकम्मल कोई किताब, कोई कृति कभी मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए ये एक सिलसिला हुआ, और कई नई बातें इस जनसुलभ पुस्तकालय के इस संवाद में, इस विमर्श में ये सामने आई। इसके लिए आपको जनसुलभ पुस्तकालय की पूरी टीम का हार्दिक जी शुक्रिया। और आप लोग जान ही रहे हैं कि पिछले वर्ष इसी माह में हमने राजेंद्र यादव जी पर इसी अक्टूबर 20 में विगत वर्ष में एकाग्र का आयोजन किया था, जिसमें तमाम लोग जुड़े थे। राधेश्याम तिवारी जी, महेश दर्पण, प्रियदर्शन, मृदुला गर्ग, जया जादवानी, मैत्रेयी पुष्पा, राजेंद्र रचना यादव, संजय सहाय और सुधा अरोड़ा, ये तमाम लोग विगत वर्ष में हमारे साथ इस एकाग्र में, यादव जी पर केंद्रित एकाग्र में जुड़े थे। और आज पुनः हम आज के दिन उन्हें याद कर रहे हैं, अभिषेक कश्यप जी के माध्यम से और उनकी किताब के माध्यम से याद कर रहे हैं। और जब मित्रों दो लोगों का साथ एक दशकों का साथ बने और उसके बाद भी वे चीजें, यादव जी की वे यादें आज अभिषेक के मन में, इनके हृदय में बसी हुई हैं, जहां मोहभंग नहीं है और जहां पर सिर्फ प्रशंसामूलक शब्द भी नहीं है, एक समीचीन ढंग से उन्हें याद करने की कोशिश है, जिसके स्वयं आजीवन राजेंद्र यादव भी हिमायती रहे कि व्यक्ति को उसकी पूरी समग्रता में देखो। तो इन्होंने भी, अभिषेक कश्यप ने भी यही कोशिश की है कि हम यादव जी को पूरी समग्रता में देखें। और बड़े रोचक किस्से, रोचक संस्मरण, सबको तो यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है, सीमा है कार्यक्रम की, लेकिन जितनी भी चर्चा हुई उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि यह पुस्तक कितनी पठनीय है और हम सब के लिए एक संग्रहणीय पुस्तक है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक कश्यप जी और तमाम मित्रों का जो हमसे जुड़े। नमस्कार।